नमस्कार, आईएसडी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो आज बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर। आज की सबसे पहली खबर बिहार से। बिहार में सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। हो सकता है राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाए। जो हालात पैदा हो गए हैं उससे लगता है कि मंगलवार को बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। इस लिहाज से अगले 3-4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के घटक जेडीयू ने सभी अपने एमपी, एमएलए, एमएलसी को पटना तलब किया है। उन्हें कहा गया है कि शाम तक हर हाल में पटना पहुंच जाए। कई जेडीयू नेताओं ने अपने बयान में कहा कि कुछ भी हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह प्रकरण के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए सबको बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सीएम आवास पर उनकी बैठक होने वाली है। ललन सिंह ने टीवी चैनलों को दिए अपने बयानों में बीजेपी के प्रति पार्टी की नाराजगी भी मजबूती से उजागर कर दिया है। इस बीच बीजेपी के 2 बड़े नेता बिहार से दिल्ली रवाना हो गए हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ साथ सांसद रविशंकर प्रसाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें बुलाया गया है। बीजेपी बिहार उत्पन्न राजनीतिक हालात पर चर्चा कर सकती है। इधर सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहा गया है कि कोई भी नेता गठबंधन के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। यह भी कहा गया है कि आरसीपी सिंह प्रकरण भी बात नहीं करेंगे। इससे तो यही लगता है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर कोई फैसला लेने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर राजद की ओर से भी संकेत दिया गया है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो राज्य को अस्थिर होने नहीं दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजद नेता शिवानंद तिवारी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी से अलग होने पर पार्टी नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगी। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की। उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि वर्तमान सियासी हालात को लेकर पार्टी जनों को पटना बुलाया गया है। गौरतलब है कि बिहार में आरसीपी सिंह की जेडीयू की विदाई के बाद से ही कयासों का दौर तेज है। चर्चाएं यहां तक पहुंच गई है कि सीएम नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर अब एक बार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अमित शाह के बिहार की राजनीति में बढ़ते दखल से परेशानी है और वह असहज महसूस कर रहे हैं। खुद भाजपा के मुखिया जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह भी कह चुके हैं कि आम चुनाव में बिहार से नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उनकी यही भूमिका कायम रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन में असहज हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा की रणनीति उन्हें चुभ रही है। दरअसल बिहार की मौजूदा सरकार में भाजपा के कोटे से जो मंत्री बने हैं वे अमित शाह की पसंद के माने जाते हैं और नीतीश कुमार इसे अपने लिए खतरे के तौर पर देखते रहे हैं। आरसीपी सिंह ने भी जेडीयू छोड़ते हुए आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार को जलन है। उन्होंने कहा था, मैं तो यही कह सकता हूं कि जलन का कोई इलाज नहीं है। नीतीश कुमार अपने 7 जन्मों में भी पीएम नहीं बन सकते। नीतीश कुमार ने पिछले महीने ही आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने से मना कर दिया था। नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे कि उनकी सलाह के बिना ही आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई थी। यही नहीं, नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के नेता रहे विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा से नाराज हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें विधानसभा के स्पीकर के पद से हटा दिया जाए। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार ने आपा खो दिया था और जमकर हमला बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले 4 कार्यक्रमों से नीतीश कुमार लगातार दूर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह की ओर से बुलाई बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इससे भी नीतीश कुमार की ओर से नाराजगी के संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है वह लगातार आरजेडी के टच में कुछ वक्त से बने हुए हैं। इनके अलावा बिहार भाजपा नेताओं के हमले से भी खफा है नीतीश कुमार। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हैं बिहार के भाजपा के नेता अक्सर उन पर अटैक कर रहे हैं। वहीं भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप इसमें कोई दखल नहीं दे रही है। यही नहीं, सुशील मोदी जैसे नेताओं को भाजपा ने बिहार की राजनीति से अलग कर दिया है जिनसे उनके अच्छे संबंध रहे हैं। भाजपा ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया है और संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। नीतीश कुमार का मानना है कि इन लोगों की जमीन पर कोई पकड़ नहीं है। इसके अलावा प्रशासनिक अनुभव में भी कच्चे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 अवैध कॉलोनाइजरों की सूची जारी की है जिसमें स्थानीय भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के नाम शामिल है। सुल्तान अंसारी और उनके पिता नन्हे मियां जिन्होंने 2 करोड़ रुपए की जमीन से 8 करोड़ रुपए कमाए, सूची में वह भी शामिल है।
एडीए अधिकारियों के मुताबिक जमीन और संपत्ति की अवैध बिक्री में कई साधु भी शामिल है। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आ गई है। अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों को लेकर हलचल उस समय तेज हो गई जब भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जमीन बेचने के लिए इस खेल की एसआईटी जांच की मांग की। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में राजस्व विभाग की ओर से भी सूचना भेजी गई है। एडीए के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि अयोध्या में भू माफियाओं का ऐसा दबदबा है कि पूर्व में संबंधित तत्कालिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर नजूल और डूब क्षेत्र की जमीनों में कागज में लिखकर लोगों को गुमराह कर जमीनों की ऐन कैन प्रकरण उनके नाम कर दिया गया है, जिसमें रोजी रोटी कमाने वाले जो व्यक्ति शहरों में रहना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ उक्त जमीन को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए की हेराफेरी की गई है। जमथरा घाट से गोला घाट तक की जमीनों पर भूमाफियाओं का व्यापार फल फूल रहा है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि 3 दशकों से उत्तर प्रदेश द्वारा नजूल का किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं किया जा रहा है और न ही किए गए पट्टे का रिन्यूअल हो रहा है। डूब क्षेत्र में जमीनों पर किसी प्रकार का फ्री होल्ड भी नहीं हो रहा है। फिर भी उपरोक्त जमीन का किन परिस्थितियों में भूमाफियाओं द्वारा डूब क्षेत्र में नजूल की भूमि का विक्रय किया गया, जिस पर अस्थायी व अस्थायी लोगों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। लल्लू ने अपने पत्र में कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, अयोध्या महानगर विकसित होने में विभिन्न योजनाओं में जमीन का आरक्षित होना जरूरी है। इसलिए अयोध्या में जमथरा से गोलाघाट तक भूमाफियाओं द्वारा नजूल और डूब क्षेत्र की विक्रय की भूमि में भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर तत्कालीन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में भूमाफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है और यह खबर हिंदुओं के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए है क्योंकि हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने वाली मोदी सरकार तृप्तिकरण में अंधी हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार होता है। वहीं इस रक्षाबंधन पर पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला ने पीएम मोदी के लिए राखी भेजी है। रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से उनकी बहन ने खास राखी भेजी है। साथ ही पीएम की मुंहबोली बहन ने खास गिफ्ट की भी मांग की है। रक्षाबंधन पर्व सभी देशवासियों के लिए खास अहमियत रखता है। भाई बहन के इस पावन पर्व पर पीएम मोदी को भी कई बहनें राखी बांधती है। उनकी एक मुंहबोली बहन पाकिस्तान में रहती है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने राखी भेजी है। इसके साथ ही उन्होंने कामना की है कि 2024 के आम चुनाव में पीएम मोदी को जीत मिले और वह फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। कमर ने कहा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद भी है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि वह इस बार मुझे दिल्ली बुलाएंगे। मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने रेशमी रिबन के साथ कढ़ाई डिजाइन का उपयोग करके यह राखी खुद बनाई है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। अच्छा काम करते रहें जैसे आप कर रहे हो। कमर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी फिर से पीएम बनेंगे। वह इसके हकदार हैं क्योंकि उनके पास वे क्षमताएं हैं और मैं चाहती हूं कि वह बार बार भारत के पीएम बने। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला जो कह रही है कि मैं चाहती हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार पीएम बने, और इससे पहले मोदी जी ने भी यही कहा था कि मैं अगले चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार रहूंगा। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह बात कही थी कि अगले चुनाव में मोदी ही पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनेगा। तो इस दृष्टि से यह खबर हिंदुओं के लिए निराशाजनक है। निराशाजनक इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, यह खबर हिंदुओं को डराने वाली खबर है। अगली खबर उपराष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई है। नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चुने जाने के बाद अब वेंकैया नायडू की इस पद से विदाई का वक्त आ गया है। धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 725 मतों में से 528 मत हासिल किए, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मार्गरेट को केवल 128 वोट ही हासिल हुए थे। इस तरह से उन्होंने आल्वा को 346 मतों से इस चुनाव में पराजित किया था। धनखड़ का इस चुनाव में करीब 74.36% मत हासिल हुए। धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब बारी वेंकैया की विदाई की है।
बता दें कि वेंकैया ने उपराष्ट्रपति का पद 11 अगस्त 2017 को हासिल किया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वो पूर्व उपराष्ट्रपति की सूची में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि रिटायर्ड होने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर भी उन्हें कई सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद उन्हें मिलने वाली सुविधाएं राष्ट्रपति पेंशन, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज रूल्स 1997 के तहत दी जाती है। केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति पेंशन रूल्स 1962 में भी संशोधन किया जा चुका है। इसके तहत राष्ट्रपति को रिटायर्ड होने पर 1 लाख रुपए प्रति माह और उपराष्ट्रपति को 90,000 रुपए प्रति माह मिलती है। इसमें उनका ऑफिस मेंटेनेंस खर्च भी शामिल होता है। इसके तहत पूर्व उपराष्ट्रपति को केंद्र की तरफ से एक बंगला दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को मिले घर की समय समय पर मेंटेनेंस का खर्च भी केंद्र सरकार वहन करती है। पूर्व उपराष्ट्रपति का निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, 2 चौकीदार और 1 ऑफिस रखने की इजाजत होती है। इन सभी के खर्च के लिए अलाउंस के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति को 60,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है। उपराष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद उन्हें पहले की तरह ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहता है। इसके अलावा ये सुविधाएं उनकी पत्नी और नाबालिग पुत्र या पुत्री को भी हासिल होती है। पूर्व उपराष्ट्रपति को भारत में कहीं भी आने जाने के लिए पत्नी और नाबालिग बच्चों समेत उच्च श्रेणी का रेल, एयर और स्टीमर की सुविधाएं दी जाती है। अगली खबर डिजिटल इंडिया से जुड़ी हुई है। पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक विषयों का संचालन ऑफलाइन से बदलकर ऑनलाइन हो गया है। भारत में यह रुझान कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय है। जून 2022 में 628 करोड़ से अधिक की संख्या में लेन देन डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से हुए। आज भारत में 117 करोड़ से अधिक टेलीकॉम उपभोक्ता और 76 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप प्रयोग करने वालों की संख्या वर्ष 2025 तक 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी। आज भारत में 75,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 105 यूनिकॉर्न है। इन स्टार्टअप से पिछले 7 वर्षों में 7.5 लाख से अधिक रोजगार का सृजन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी लगभग 60 लाख, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम लगभग 10 लाख से मिलकर निर्मित भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में आज 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसकी लगभग 3 गुना संख्या में यानी 3 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार भी डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सृजित हुए हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय IT उद्योग ने $227 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है और 75 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने के चरण को भी पार किया। पूरे विश्व को डेटा के प्रयोग में भारतीय IT उद्योग की क्षमता और अच्छे आचरण पर विश्वास है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने देश को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया। ऑनलाइन शिक्षा, घर से काम, टीकाकरण अभियान और आवश्यक सेवाओं को पहुंचाना डिजिटल द्वारा ही संभव हो सका। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से होने वाले संवाद और लेन देन से समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। डिजिटल संसार से संबंधित सभी कानून, तकनीक और उसके प्रयोग में हुए व्यापक बदलाव के अनुरूप होने चाहिए। ऐसे सभी कानून दृष्टिकोण और विषय में केंद्रित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कानून को बदलते समय और तकनीक में होने वाली उन्नति के अनुकूल होना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपरोक्त संदर्भों में समझना होगा। इस विषय पर चर्चा में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के मूल सिद्धांत उभरे हैं। इन मूल सिद्धांतों की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी है। भारत सरकार इन मूल सिद्धांतों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश को डिजिटल संसार के विस्तार के अनुरूप विस्तृत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून ऐसे विस्तृत ढांचे का तार्किक और अखंड भाग होना चाहिए। यह कानून हमारे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल देने वाला होना चाहिए। ऐसे कानून से हमारे व्यापक स्टार्टअप तंत्र के विकास में सहायता मिलेगी। कानून बनाने की दिशा में विचार और चर्चा के चरण से ही तकनीक समझने वाले लोगों की राय को सम्मिलित करना आवश्यक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में IT क्षेत्र के विशेषज्ञों की समझ और ज्ञान को महत्व मिलना चाहिए। इससे ऐसे कानून का विकास होगा जो आज के परस्पर जुड़े हुए संसार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। बदलते समय के अनुरूप कार्यान्वयन का ढांचा बॉर्न डिजिटल यानी मूलतः डिजिटल अवधारणा पर होना चाहिए। कानून के सरल कार्यान्वयन के लिए यह भी आवश्यक है कि कानून के कार्यान्वयन का ढांचा जटिल न होकर स्पष्ट और सरल हो। व्यक्ति किसी कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया तंत्र सुलभ हो। यदि यह तंत्र अनावश्यक रूप से जटिल हो तो यह स्वाभाविक है कि शिकायतों के निवारण में समय और धन दोनों का व्यय होगा।
इसके अतिरिक्त आज जब अपने संवाद और लेन देन डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं तो शिकायत निवारण तंत्र की रचना भी डिजिटल होना अपेक्षित है। नागरिकों की एक बुनियादी अपेक्षा यह होती है कि कानून पढ़ने पर सरलता से समझ में आए। कानून सरल भाषा में लिखे होने चाहिए, साधारण व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण प्रत्येक नागरिक से संबंधित विषय है, अतः यह और भी आवश्यक है कि इस विषय पर बनाया जाने वाला कानून कठिन भाषा में न हो, सरल भाषा में लिखे। कानून से एक लाभ यह भी है कि सभी संबंधित व्यक्ति और संस्थाएं अपने दायित्वों और अधिकारों को आसानी से समझ सकते हैं। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि कानून बनाते समय समाज के अनुभव और आर्थिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः आईटी को अपनाने में हुए भारतीय अनुभव की झलक व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कानून में दिखनी चाहिए। व्यक्तिगत डेटा पर बनने वाला कानून व्यक्ति और समाज दोनों की उचित आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाने वाला होना चाहिए। कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में मिलने वाला दंड उल्लंघन से होने वाली हानि के अनुपात होना चाहिए। प्रत्येक उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। सभी संबंधित पक्षों को उचित अवसर मिलना चाहिए कि वे भूलवश हुए उल्लंघन को सुधारने का प्रयास कर पाएं। नया कानून समावेशी विकास या अंत्योदय की भावना के अनुरूप होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य यह है कि लोक कल्याण के कार्यक्रमों का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। यह कार्य जनधन, आधार और मोबाइल तीनों के आधार पर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप और भारत की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। ऐसा कानून सभी के लिए विकास को साकार करने वाली हमारी जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगली खबर कॉमनवेल्थ गेम से है। भारत की पीवी सिंधु ने बैडमिंटन सिंगल्स फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सोमवार को फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने दुनिया की 13वें नंबर की मिशेल को 21-15, 21-13 से हराकर 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में उनके खिलाफ हार का बदला भी चुकता कर दिया। सिंधु ने 2014 में कांस्य पदक जीता था, जबकि मिशेल स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी। मिशेल के खिलाफ 11 मैच में यह सिंधु की 9वीं जीत है। सिंधु का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा व्यक्तिगत पदक है। उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में भी रजत पदक जीता था। वहीं इसके अलावा भारत के झोली में एक और गोल्ड मेडल शामिल हुआ है। भारत के लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया के एंग जे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हरा दिया। इस स्वर्ण के साथ ही लक्ष्य राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष एकल में पदक जीतने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी और स्वर्ण जीतने वाले चौथे एथलीट बन गए हैं। लक्ष्य से पहले प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी और पारुपल्ली कश्यप स्वर्ण जीत चुके हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।